नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोनू निगम और दोबारा से मैं एक बार फिर लेकर आ गया हूँ आपके लिए ज्योग्राफी की वीडियो। ये पार्ट 2 है जल संसाधन का। मैं बिल्कुल भी आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, जल्दी से इसको मैं शुरू करता हूँ। देखिए, पहले वाले टॉपिक में मैंने आपको बताया था कि भारत में जो है वो जो जल संसाधन है वो मुख्यतः दो है, पूरी दुनिया में मुख्यतः दो है। एक तो धरातलीय जल यानी कि जो पृथ्वी के जो हमारी भूमि के ऊपर का जल है, जिसे हम नदी कह सकते हैं, झील कह सकते हैं, तालाब है, तलैया हैं, ये सारी जो हैं, नहर है, ये सब क्या है? धरातलीय जल, धरातल पे पाए जाने वाले जल के स्रोत। फिर दूसरा होता है भौम जल। भौम जल क्या हो जाते हैं? जैसे कि हम सबमर्सिबल करा के जो जमीन के अंदर से जो पानी निकालते हैं, यानी कि जो ग्राउंड वाटर है, वो दूसरा स्रोत है जल का। ठीक है, ये सब मैंने आपको बताया था उस वाले पार्ट 1 वाली वीडियो में। यहाँ मैं आपको बताऊंगा कि भारत में जल की मांग मुख्यतः कहाँ हो रही है, किस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा जल की मांग है और किस क्षेत्र में जो है सबसे ज़्यादा जल का प्रयोग किया जाता है। ठीक, उसके बाद मैं आपको आगे भी जो है, और मैंने आपको पिछली वीडियो में वादा किया था कि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको लैगून क्या होते हैं इसके बारे में बताऊंगा, तो इस वीडियो में मैं वो भी बताऊंगा आपको, इसीलिए अंत तक वीडियो को ज़रूर देखेंगे आप। अच्छा देखिए, जल की मांग और उसका उपयोग। देखो, अब आपको सब पता है कि भारत में क्या, किसी भी इकोनॉमी में 3 तरह के काम होते हैं। सबसे पहला कृषि होती है, ठीक। दूसरा उद्योग में काम होता है, यानी कि फैक्ट्रियां वगैरह में काम होता है। और तीसरा क्या है? सर्विसेज, जैसे बैंक, स्कूल टीचर है, कोई डॉक्टर है। ये 3 तरह के जो क्षेत्र होते हैं इकोनॉमी में: एग्रीकल्चर सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और तीसरा है सर्विस सेक्टर। तो आपको पता है कि इंडिया में ज़्यादातर लोग कहाँ काम कर रहे हैं? एग्रीकल्चर सेक्टर में। भारत की आबादी का लगभग 2/3, आप कह सकते हो लगभग 60-65% लोग हमारे यहाँ कृषि करते हैं, एग्रीकल्चर में लगे हुए हैं। इसीलिए भारत को कृषि प्रधान देश कहा जाता है। इसलिए भारत को क्या कहा जाता है? कृषि प्रधान देश। हम लोग एग्रेरियन कंट्री माने जाते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ वैसे तो इंडस्ट्री भी हमारे यहाँ बहुत है, पर जब हम बात करते हैं लोग काम कहाँ कर रहे हैं अधिकतर, तो सबसे ज़्यादा लोग किस में लगे हुए हैं? एग्रीकल्चर में लगे हुए हैं। अच्छा, अब आपको पता होगा कि जब एग्रीकल्चर में लगे हैं तो भाई एग्रीकल्चर के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है? पानी है। खैर, इसलिए आप देखोगे कि हमारे देश में, क्योंकि सारे लोग एग्रीकल्चर में ही लगे हुए हैं, लगभग 2/3 लोग एग्रीकल्चर में काम करते हैं, एग्रीकल्चर के ऊपर निर्भर हैं, जो हमारी 2/3 आबादी है। तो कृषि की उत्पादकता बढ़ाने के लिए अब जरूरी है कि प्रोडक्टिविटी बढ़ाई जाए। ठीक है, तो कृषि की प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए, कृषि की उत्पादकता बढ़ाने के लिए देश भर में जो है सिंचाई का विकास किया गया। अगर सिंचाई का विकास नहीं करोगे तो जो आपकी खेती है, जो आपकी कृषि है, जो आपकी फसल है, वो वर्षा के ऊपर निर्भर हो जाएगी, वो मानसून के ऊपर निर्भर हो जाएगी। और आपको पता है कि मानसून जो है वो हर सीजन में बेहतर नहीं होता है। अगर मानसून अच्छा नहीं हुआ, यानी कि अगर वर्षा अच्छी नहीं हुई, तो आपकी फसल अच्छी नहीं होगी, फसल बर्बाद हो जाएगी। और अगर फसल अच्छी होना ज़रूरी है, तब आपको बेहतर सिंचाई के प्रबंधन करने पड़ेंगे, यानी कि जल के ऊपर ही पूरी सिंचाई जो फसल है वो निर्भर होती है। तो सिंचाई की व्यवस्था करने के लिए देश में जो है बहुत सारे ऐसी परियोजनाएं बनाई गई, बांध परियोजनाएं बहुत सारी बनाई गई, जैसे भाखड़ा नागल बांध जो है, या हीराकुंड जो है। इसके अलावा आप देखेंगे राजस्थान की जो इंदिरा गांधी नहर परियोजना है। ये सब क्यों की गई, ये सब क्यों बनाया गया? ताकि देश की कृषि की जो जरूरत है, जल की जो सिंचाई की जरूरत है, वो पूरी हो सके। तो भाखड़ा नागल बांध परियोजना, हीराकुंड है, और इंदिरा गांधी नहर परियोजना के बारे में तो आपको सर्च करना चाहिए, बहुत इंटरेस्टिंग है। राजस्थान में आपको जो है इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ने के लिए मिलेगा। तो ये सब क्यों शुरू किया गया था पंचवर्षीय योजना के दौरान? ये सब पंचवर्षीय योजना के दौरान बना है। क्यों? क्योंकि पंचवर्षीय योजनाओं में कृषि क्षेत्र को बढ़ाने के लिए, उसका विकास करने के लिए सिंचाई व्यवस्था पे जोर दिया गया था। तो अब आप देखोगे कि हमारे देश में सारा जो जल है, जो जल की डिमांड है, जो सबसे ज़्यादा वाटर का कंजम्पशन हो रहा है, वो एग्रीकल्चर में हो रहा है। चाहे वो धरातलीय जल की आप बात करें, चाहे आप भौम जल की बात करें। धरातलीय जल मतलब, फिर मैं बताऊंगा नहीं इस बार, क्योंकि मैंने पिछली वीडियो में तो पूरी तरह से इस पे बात हुई थी, और इस वीडियो की शुरुआत में ही मैंने आपको दोनों में अंतर बता दिया है। धरातलीय जल यानी कि ये जो नदी का जल है, नहर का जल है, झील का जो जल है, या लेगून वगैरह का जो जल है, जो धरातल के ऊपर वाला जो जल है, उस टोटल जल का 89%, 90% कह लो ना, धरातलीय जल का 90% वाटर
कौन कंजप्शन कर रहा है? कृषि क्षेत्र कर रहा है। और भौम जल का भी, जो अंडरग्राउंड वाटर है, जो ग्राउंड वाटर है, जो भूमि के नीचे जो जल है, जो हम कुएं के द्वारा निकालते हैं, जो हम समरसीबल लगा के निकालते हैं, उसका भी ज़्यादातर इस्तेमाल 92% इस्तेमाल कौन कर रहा है? कृषि क्षेत्र। आप कह सकते हो कि टोटल जो जल का हम कंजम्पशन कर रहे हैं उसका 90% कंजम्पशन कहाँ हो रहा है? कृषि में। कृषि में मतलब कहाँ? सिंचाई में हो रहा है। आप देखोगे कि उद्योग में केवल धरातलीय जल का केवल 2% प्रयोग हो रहा है और भौम जल का केवल 5%। घरेलू क्षेत्र आप देखोगे कि धरातलीय जल का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, औद्योगिक क्षेत्र से भी ज़्यादा। घरेलू क्षेत्र का मतलब क्या है? आप और हम नहाने के लिए, कपड़े धोने के लिए, गाड़ी धोने के लिए, और जो घरेलू कंजम्पशन है हमारा, जो हम लोग शहरों में जो है इस्तेमाल कर रहे हैं, वो या गांव में जो इस्तेमाल कर रहे हैं, तो धरातलीय जल 9% घरों में इस्तेमाल हो रहा है और भौम जल 3% घरों में इस्तेमाल हो रहा है। 3% भौम जल ऐसे जो है वो घरेलू क्षेत्र में काम आ रहा है। अब आप देख लो, सारे डेटा को अलग छोड़ दो, एक चीज़ आपको याद रखनी है कि धरातलीय जल हो या भौम जल हो या कुल जल हो, टोटल जितना भी जल हम प्रयोग में लाते हैं उसका 90% कंजम्पशन कृषि क्षेत्र में होता है। तो क्या बात निकल कर सामने आई? बात ये निकल कर सामने आई कि कृषि जो है वो कुल जल का सबसे अधिक उपयोग करता है। ये बात सही है? बिल्कुल सही है कि कृषि जो है वो कुल जल का, जो हम वाटर का कंजम्पशन कर रहे हैं, उसका सबसे अधिक प्रयोग कहाँ हो रहा है? कृषि में हो रहा है। ठीक, अभी तो यही हाल है कि कृषि में सबसे ज़्यादा हो रहा है, लेकिन आने वाले समय में, जो निकट भविष्य है, आने वाला जो समय है, जैसे जैसे विकास की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी, हम क्या देखेंगे कि उद्योग में भी और घरेलू क्षेत्र में भी, उद्योग और घरेलू सेक्टरों में जल का उपयोग जो है वो बढ़ने की संभावना है। जो अभी आपको 2%, 5%, 9%, 3% दिख रहा है ना, वो आगे आने वाले समय में ये जरूर आगे की तरफ बढ़ेगा डेटा। ठीक, अच्छा, तो एक बात, इस वाली ये जो पूरी इस जो कहानी मैंने इस तरह बताई, इसमें आपको केवल एक बात याद रखनी है कि जो जल की मांग है और जो जल का उपयोग है वो सबसे ज़्यादा कहाँ हो रहा है? कृषि क्षेत्र में। सबसे ज़्यादा कहाँ हो रहा है? कृषि क्षेत्र में, खेती बाड़ी में, फसल को उगाने में। ठीक, सिंचाई के लिए हो रहा है। कृषि में हो रहा है तो क्यों हो रहा है? सिंचाई के लिए। कृषि में हो रहा है तो क्यों हो रहा है? 1 मिनट में इसकी ब्राइटनेस सेट कर लेता हूं। सिंचाई के लिए हो रहा है। ठीक, जल की मांग सबसे ज्यादा कृषि में हो रही है तो क्यों? सिंचाई के लिए। देखो, कृषि में जल का प्रयोग मुख्य रूप से सिंचाई के लिए होता है। कोई दिक्कत नहीं, सही लगा देते हैं। देश के अधिकांश भाग जो है हमारे, वो वर्षा विहीन है या फिर सूखाग्रस्त हैं। अब देखो, देश के अंदर जो हमारा जहाँ जहाँ कृषि होती है, या पूरे देश में आप देख लो, तो हमारे जो ज़्यादातर हमारे देश का हिस्सा है वो सूखाग्रस्त है, वर्षा विहीन है। वहाँ वर्षा बहुत कम होती है, औसत से तो कम छोड़ दो आप, होती ही नहीं है, और होती है तो बहुत कम होती है। वर्षा विहीन है, सूखाग्रस्त है। महाराष्ट्र का बहुत सारा इलाका, विदर्भ का पूरा इलाका है, और पूरा जो है दक्कन का पठार आप कह लो, इसके अलावा राजस्थान इसमें जोड़ लो, इसके अंदर आप जो है आप मध्य प्रदेश पूरा जोड़ लो, इसके अंदर आप गुजरात पूरा जोड़ लो, ये सारे सूखाग्रस्त या यूं कहें कि वर्षा विहीन क्षेत्र हैं। अच्छा, लेकिन कृषि तो होती है, इसीलिए जो शुष्क ऋतु में भी जो है ऋतु में बिना सिंचाई के आप जो है खेती कर ही नहीं सकते। शुष्क ऋतु में जब वर्षा कम होती है, उस स्थिति में आप बिना सिंचाई के खेती कर ही नहीं सकते, बहुत कठिन है करना। ठीक है, इसका मतलब हमें सिंचाई की जरूरत पड़ेगी। कृषि करने के लिए आपको जल की तो जरूरत पड़ेगी ही नहीं, और वर्षा हो ही नहीं रही है, तो आप कहाँ से पूरा करोगे अपने जल? खेत के अंदर जब पानी लगाना होगा, जब फसल में पानी देना होगा, तो आप कहाँ से दोगे? सिंचाई के द्वारा। या तो नहर से निकालोगे सिंचाई के साधन, वहां से पानी लेके अपने जो है खेत तक लेकर आओगे, या फिर आप वहीं जो है समरसीबल लगा के जो है पानी निकालने का काम करोगे ग्राउंड वाटर से। ठीक, अच्छा, वर्षा वाले जो क्षेत्र हैं जैसे कि पश्चिम बंगाल और बिहार, अभी तो हमने बात कर ली उन क्षेत्रों की जहां वर्षा बहुत कम होती है, लेकिन जो जहां वर्षा होती है, या जो वर्षा वाले क्षेत्र हैं जैसे कि पश्चिम बंगाल और बिहार वर्षा वाले क्षेत्र हैं, वहाँ भी मान लो मानसून में, यानी जो मानसून का समय, जो बरसात का मौसम है, उसमें अगर मान लो अवर्षा हुई, यानी कि वर्षा हुई ही नहीं,
कभी कभी ऐसा होता है कि औसत से कम वर्षा होती है, या फिर मानसून असफल रह गया। कहने का मतलब यह है कि मानसून में जितनी अपेक्षा की गई बारिश की उतना बारिश नहीं हुआ, मानसून सही से नहीं आया या बरसात नहीं हुई, तो उस स्थिति में भी जो है सूखा पड़ जाता है और फिर जो है फसल के लिए जो है ये हानिकारक बन जाता है। क्यों? क्योंकि आपके फसल को पानी की जरूरत है और मानसून हुआ नहीं, बारिश हुई नहीं और आपकी सारी फसल बर्बाद हो जाएगी। ऐसी स्थिति से बचने के लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा? सिंचाई की व्यवस्था करनी पड़ेगी। इसीलिए अगर खेती करनी है, अगर एग्रीकल्चर में काम करना है, अगर फसल उगानी है, तो आपको सिंचाई की व्यवस्था करनी ही पड़ेगी। और अगर आप सिंचाई की व्यवस्था नहीं करोगे तो वर्षा के ऊपर निर्भर हो जाओगे, और अगर वर्षा अच्छी हुई तब तो ठीक, नहीं हुई तो आपकी फसल बर्बाद, और अगर वर्षा ज्यादा हो गई तो भी फसल आपकी बर्बाद होती है। ठीक, खैर, चावल, गन्ना, जूट, ये सब ऐसी फसल है जहां जल का उपयोग बहुत ज्यादा होता है। 3-3 बार, 4-4 बार जो है जल लगा, इसमें जो है पानी की सिंचाई करनी पड़ती है। बहुत ज्यादा उपयोग होता है इनकी फसलों में जल का। ये जो चावल है, गन्ना है, जूट है, तो चावल तो आपको पता हमारे यहाँ बहुत जगह उगाया जाता है। गन्ना, पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो है वो गन्ना ही उगा रहा है, तो वहां भी जल का बहुत प्रयोग होता है। ठीक, तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि सिंचाई के लिए जो है सबसे ज्यादा जल की मांग है देश में। सिंचाई की व्यवस्था जो है वो बहुफसलीकरण को भी बढ़ावा देती है। जहां सिंचाई की व्यवस्था होगी वहां बहुफसलीकरण भी होगा। बहुफसलीकरण का मतलब सीधा सीधा ये है कि आप कई प्रकार की फसलें उगा सकते हो। जब आपके पास सिंचाई की व्यवस्था है तो आप केवल जो है आप जौ नहीं उगाओगे, जौ बाजरा ही नहीं उगाओगे, बल्कि आप गेहूं भी उगाओगे, आप जो है चावल भी उगा सकते हो, आप गन्ना भी उगा सकते हो, आप जूट भी उगा सकते हो, ऐसी फसल भी उगा सकते हो जिसमें ज़्यादा जल की आवश्यकता होती है, अगर आपके पास सिंचाई के साधन है तो। ठीक, और यही हुआ कहाँ? पंजाब में, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में। क्यों? देखिए, हरित क्रांति यहाँ यहीं सफल हुई। हरित क्रांति सबसे ज्यादा सफल कहाँ हुई? एक क्वेश्चन याद रखना एमसीक्यू के लिए भी, कि पंजाब में, हरियाणा में और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। पश्चिमी उत्तर प्रदेश क्या? यही मुजफ्फरनगर, जो मुजफ्फरनगर है, जो मुरादाबाद है, या जो ये बागपत का इलाका है, ये सब पश्चिमी उत्तर प्रदेश, गाजियाबाद है, ये सब किस में आता है? पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर आता है। तो पंजाब में, हरियाणा में और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ही हरित क्रांति जो है सबसे ज्यादा सफल हुई, यानी कि यहीं पे जो है सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है खेती में, अनाज का। और क्यों हुई यहाँ पे सबसे ज्यादा प्रोडक्शन? क्यों ये हरित क्रांति यहीं पे सफल हुई? इसलिए हुई क्योंकि इस पूरे क्षेत्र का जो 85% भाग है वो सिंचाई के अंतर्गत आता है। यानी कि यहाँ जो भी खेती होती है, जिस जमीन पे खेती होती है, फसल बोई जाती है, उस जमीन का लगभग 85% हिस्सा ऐसा है जहां सिंचाई के साधन हैं, जहां सिंचाई की व्यवस्था है। चाहे तो नदियों से नहर निकाला है, नहर से निकाल के अपने जो है खेत तक लोग लेके गए हैं, उस छोटी छोटी क्या कह सकते हैं, नालियां बना के, या यूं कहें कि वहीं पे समरसेबल लगा के जो है बोरिंग करके जो है सिंचाई की व्यवस्था की है। लेकिन 85% ऐसी जमीन है इन इलाकों में जहां सिंचाई की व्यवस्था है। इसीलिए यहाँ पे पंजाब में, हरियाणा और जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, सबसे ज्यादा फसल होती है, सबसे ज्यादा अनाज उगता है। ठीक, क्यों? क्योंकि यहाँ पे सिंचाई की व्यवस्था है। तो अब आप देख लो कि सिंचाई की व्यवस्था कितनी जरूरी है फसल के लिए, एग्रीकल्चर के लिए। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि सबसे ज्यादा प्रयोग जो हो रहा है जल का, वो क्यों हो रहा है? एग्रीकल्चर में क्यों हो रहा है? वो भी सिंचाई के लिए हो रहा है। ठीक, इन राज्यों की अगर हम बात करें, ये पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो है, ये अपने भौम जल का बहुत प्रयोग करते हैं। मतलब ये जमीन के अंदर से पानी निकालते हैं, ट्यूबवेल लगा के या बोरिंग करके, समरसेबल लगा के जो है नीचे से, जमीन के अंदर से पानी निकालते हैं, भौम जल का प्रयोग करते हैं सिंचाई के लिए। पंजाब में, हरियाणा में और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। और यही वो इलाके हैं जहां भौम जल की कमी देखने के लिए मिल रही है, जहां भौम जल का संकट उत्पन्न हो चुका है, और आगे आने वाले समय में ये और ज़्यादा संकट जो है वो और ज़्यादा गहरा सकता है, हम अगर ऐसे ही जो है जल का इस्तेमाल करते रहे तो। अब मैं आपसे एक बात बताता हूँ। देखो, मैंने भी आपको जो है राजस्थान की जो इंदिरा गांधी नहर परियोजना उसके बारे में बताया। अब इंदिरा गांधी नहर परियोजना से पहले जो है वहाँ खेती हो रही थी, लेकिन जो फसल में ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती है ना, उस तरह की खेती हो रही थी, और बहुत कम खेती होती थी। क्यों? क्योंकि जल के साधन नहीं थे वहाँ पे, सिंचाई का साधन नहीं था, तो लोग ऐसी खेती कर लेते थे जिसमें जो है बहुत कम जल का इस्तेमाल होता था।
या करते ही नहीं थे। लेकिन जैसे ही इंदिरा गांधी नहर परियोजना वहाँ तक गई, उस क्षेत्र में सिंचाई का साधन मतलब उपलब्ध हुआ, वहाँ पे सिंचाई की व्यवस्था गई, नहर गई, वहाँ पे इंदिरा गांधी नहर पूरी बनी वहाँ पे, तो उसके बाद लोगों ने वहाँ पे ऐसी ऐसी फसलें उगाना शुरू कर दिया जहाँ जिसमें जल की मांग बहुत ज़्यादा होती है। चावल उगाना शुरू कर दिया, जो है बाकी फसलें उगाने शुरू कर दी जिसमें बहुत ज़्यादा जल की आवश्यकता होती है। अब आप देखो कि अगर अगर आपने जल का इस्तेमाल करके फसल उगाना है तो आपके पास सिंचाई के साधन होने चाहिए। अगर आपके पास सिंचाई के साधन नहीं थे तो आप ऐसी फसल उगाते थे जिसमें पानी की आवश्यकता कम होती थी। जैसे ही आपके पास सिंचाई के प्रबंधन आए, आपने ऐसे ऐसी फसलें उगाना शुरू कर दिया जहां जल की मांग और ज़्यादा होती है। तो उस जगह भी आप देखेंगे कि अब पहले सिंचाई नहीं थी तो अनाज नहीं उगाया जाता था ज़्यादा, अब क्योंकि सिंचाई पहुंच गया तो वहां भी अनाज उगाया जा रहा है। तो इसीलिए जो मैं कह रहा हूं कि जल की डिमांड जो है वो खेती में सबसे ज़्यादा है, सिंचाई की वजह से, सिंचाई के कारणों की वजह से। ठीक, तो ये आपका जो है जल संसाधन का ये जो मांग और उसका उपयोग और सिंचाई के लिए जो है जल की मांग क्यों है एग्रीकल्चर में, सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर में क्यों डिमांड किया जाता है, उसके ऊपर ये पूरा टॉपिक हो गया। खैर, मैंने आपसे कहा था कि लैगून के बारे में बताऊंगा। देखो, लैगून कुछ नहीं होता, ये समंदर है मान लो, तो ये समंदर है। कभी कभी आपने देखा होगा कि समंदर से ही सटा हुआ एक जो है इस प्रकार का कोई एक जलाशय बन जाता है, समंदर से सटा हुआ है। और ये अलग क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे थोड़ा ऊंचाई हो सकती है या किसी भी कारण से जो है ये ऐसे अंदर की तरफ आया हुआ रहता है। ठीक, तो इधर पूरा समंदर है और इस अंदर की तरफ जो है थोड़ा सा एक जलाशय बन गया है, तो इन्हीं को कहते हैं लैगून। ये समंदर का ही पानी इसके अंदर होता है, इसीलिए इसके अंदर कैसा पानी होता है? खारा पानी होता है, नमकीन पानी आप जिसे कह सकते हैं। ठीक है, तो ये लैगून है, समुद्र से सटे हुए होते हैं ये। तो भारत, आपको पता है कि भारत की जो समुद्री तट है, ये पूरा क्षेत्र जो है, देखो ये जो पूरा क्षेत्र है यहाँ, ये गुजरात से लेके और फिर ये पूरा इस तरफ ये वाला क्षेत्र, ये पूरा आपको पता है कि ये पूरा क्षेत्र हमारा जो तट का क्षेत्र है, ये पूरा समुद्र है ना, पूरा समुद्र है। तो भारत की बहुत बड़ी रेखा ऐसी है, समुद्री रेखा जो है बहुत बड़ी है, बहुत बड़ा जो है हमारा समुद्री तट है। इसलिए कुछ राज्यों में जो है और कुछ राज्यों में समुद्री तट जो है वो दंतुरित भी हैं, मतलब आप ऊपर खापड़ी जिसे कह सकते हैं, या जिससे जो है लैगून बन जाता है। इसी कारण बहुत सारे जो लैगून यहाँ पर और झीलें यहाँ पे बनी हुई है कि क्योंकि यहाँ पे थोड़ा ऊंचाई है, यहाँ भी थोड़ी ऊंचाई है, तो यहाँ से जो है बना हुआ है लैगून जैसा। खैर, लैगून जो है सबसे ज़्यादा कहाँ आपको देखने के लिए मिलेंगे? इस तरह के लैगून और झीलें खारे पानी वाली कहाँ देखने के लिए मिलेगी? समुद्र तट से थोड़ी सी लगी हुई केरल में देखने के लिए मिलेगी आपको, उड़ीसा में देखने के लिए मिलेगी और पश्चिम बंगाल में मिलेगी। ठीक, इस तरह के बहुत लैगून और झील जो है बड़े बड़े आपको मिलेंगे जिसमें खारा पानी होता है, समुद्र से सटा हुआ होता है ये। क्योंकि इसमें खारा जल होता है, इसीलिए इसका उपयोग क्यों होता है? मछली पालने के लिए, ध्यान रखना, मछली पालने के लिए और चावल की कुछ खास किस्में उगाने के लिए। मतलब सारे चावलों में इसका सिंचाई नहीं किया जा सकता भाई, आपको वो जो ग्राउंड वाटर है या जो वर्षा वाला पानी है वही, उसमें जो खारा पानी नहीं होता ना, जो नॉर्मल पानी होता है उससे सिंचाई करनी पड़ती है। लेकिन चावल की कुछ ऐसी किस्में भी होती हैं जिसमें आप जो है इन खारे पानी से सिंचाई कर सकते हो। कमेंट बॉक्स में आप बताना मुझे कि वो कौन सी किस्म है, एक किस्म का भी नाम आप अगर सर्च करके बता दें तो जो है आप रिसर्च इस पे करिए कि वो कौन सी चावल की किस्म है जिसमें खारे पानी से जो है सिंचाई की जा सकती है। और नारियल में तो आपको पता है कि नारियल में तो खारे पानी से सिंचाई हो ही सकती है। तो इन सब चीज़ों के लिए जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है, लैगून वगैरह के पानी का, नमकीन झील वाले जो है पानी का, खारे पानी वाली झीलों का जो पानी होता है उसका इस्तेमाल इन सब चीज़ों में किया जाता है, मछली पालने में, नारियल के अंदर सिंचाई करने के लिए। बाकी इस वीडियो में इतना ही। वैसे मैंने MCQ के भी वीडियो बहुत सारी अपलोड कर रखी है, तो आप प्लेलिस्ट में जाके जो है MCQ की प्रैक्टिस कर सकते हैं। बाकी धन्यवाद।